सिर्फ आज का एक प्रोटेस्ट होगा, इस तरह के प्रोटेस्ट हमें और शायद देखने को मिल सकते हैं। और उसमें निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के बयान शायद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं विद्या। जी बिल्कुल, जो नेता वहाँ अपनी अगर आप देखिए तो सब अपनी तरीके से अपने वोट बैंक को केटर करते हुए अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। जहाँ निशिकांत दुबे वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं भागलपुर के वोटर्स को लेते हुए, तो वहीं यहाँ अगर आप देखें तो मीरा भाईंदर और आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर काफी सारे मराठी लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि मीरा भाईंदर अगर मैं आपको बता दूं ये वो इलाका है जहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा तादाद में है। बहुत सारे लोग क्योंकि मुंबई शहर के अंदर उनको जगह नहीं मिलती, तो सबर्बन इलाके जैसे मीरा रोड है यहाँ पर बहुत सारी तादाद में लोग रहते हैं और इसी वजह से काफी ज्यादा ये प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी लोग सहभाग ले रहे हैं। आम लोग भी इस पूरे हिस्से में आते हुए दिखे, जो कि खासतौर से जिनका कहना था कि हम किसी पार्टी से नहीं है लेकिन हम मराठी के मुद्दे पर यहाँ पर एक साथ आए हैं क्योंकि ये सही मुद्दा है। इसके अलावा विद्या, क्या कुछ बड़े नेता भी आने वाले वक्त में इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं या किसी बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे आसान मुद्दा है जिस पर सारे नेता महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करते हैं। जी बिल्कुल, मराठी और मराठी मानुस की अस्मिता ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें पिछले कई चुनावों में के पहले इस तरह के मुद्दे और उस मुद्दों पर उत्तर भारतीय लोगों का पिटना ये हमने पहली बार नहीं देखा है, ये पहले भी हुआ है। और इसी सिलसिले में जब जैसे ही वो MNS के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से जोधपुर स्वीट्स के मालिक को यही मीरा रोड में जो पीटा था, उसके बाद आज ये खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने ही पीटा लेकिन खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है वो मराठी मानुस को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातों तो मांग क्या है, क्यों ये कब प्रदर्शन रुकेगा, कैसे रुकेगा, क्या मांगे हैं? जी देखिए, उनकी मांग सिर्फ यही है कि मराठी लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि ये MNS के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं है, खाली ये मराठी लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। और इनका ये कहना है कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे जिसको कि पुलिस ने मना कर दिया। उनका कहना है कि 2 दिन पहले ही मराठी इसी मारपीट के सिलसिले में कुछ ट्रेडर्स और कुछ जो मारवाड़ी गुजराती लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वहीं उसी ग्राउंड पर वो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जबकि गुजराती मारवाड़ी लोगों को दे दिया गया प्रोटेस्ट करने का मौका, लेकिन इन्हें नहीं मिला और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या कोई सरकारी नुमाइंदा वहां पर पहुंचा है, कोई बड़ा नेता बातचीत करने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त थोड़ी देर पहले ही प्रताप सरनाइक जो नेता हैं, एकनाथ शिंदे गुट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इस वक्त वो विधानसभा में थे और वो विधानसभा छोड़ के सीधे यहीं आए प्रोटेस्टर्स से मिलने के लिए, लेकिन प्रोटेस्टर्स उनकी एक टुक सुनने के तैयार नहीं थे। उनको वापस अभी जाना पड़ा। वो अपने लाओ लश्कर के साथ जो आए थे वो वापस चले गए हैं और देख लीजिए यहाँ प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से ये मराठी मानुस को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल तो उस घटनाओं को लेकर भी उठेंगे ना जिसमें बल प्रयोग किया गया, जो लोग हिंदी भाषी थे उनसे जबरदस्ती मराठी बुलवाई गई, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उस पर तो कोई माफी नहीं हुई, उस पर कौन जवाबदेही देगा? जी देखिए, उनका तो साफ कहना है कि कोई प्रोटेस्ट है ये कोई ये नहीं कह रहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। उनका तो सिर्फ सीधे कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। और अगर आपको याद हो जब रैली हुई थी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की, तो उद्धव ठाकरे ने सीधे अपने रैली में कहा था कि अगर ये गुंडागर्दी है तो हम ये गुंडागर्दी करेंगे और हम गुंडागर्दी के लिए ये मराठी अस्मिता को बचाने के लिए करेंगे। वहीं राज ठाकरे ने भी सीधे कहा था कि अगर इस तरह के वाकये करने पड़े तो जरूर करिए, लेकिन बस उसका वीडियो शूट मत करिए। तो अलग अलग रवैये तरीके से, लेकिन बताया यही किया गया था कि हमने कोई गलती नहीं की है। और यही वजह है कि जहां पे बीजेपी कह रही थी कि मारना नहीं चाहिए था, तो वहीं MNS और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि मारना चाहिए था और हम ये बार बार करेंगे अगर मराठी अस्मिता की बात आई तो। ठीक है, मराठी अस्मिता को लेकर ये व्यापक प्रदर्शन इस वक्त MNS कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन उग्र ना हो,
वहां पर पुलिस को लाठियां ना भागनी पड़े, आंसू गैस का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि लगातार संख्या तो बढ़ रही है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की। जी देखिए, कोशिश यही की, पहले सवेरे काफी सारे लोगों को डिटेन किया गया था और ये पूरा डिटेंशन उल्टा पड़ गया। जिस तरीके से इनको लगा था कि डिटेन करके ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो उनके हाथ से बाहर चला गया था। और यही वजह है कि अब इस वक्त देख लीजिए आप, एक तरीके से ऐसे इंश्योर किया गया है कि पुलिस वाले ये ऐसे खड़े हैं ताकि ये जो क्राउड है ये रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं घुसे और अंदर घुस के कोई जो रेल पे जो लोकल ट्रेन चल रही हैं या उधर वहां पे कोई सी तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना करे रेलवे स्टेशन पे। इसके अलावा कोशिश देखिए दूसरी तरफ भी पुलिस वाले हैं ताकि अगर शहर के दूसरी तरफ रास्ते में जाने की ये प्रोटेस्टर्स कोशिश करें तो वहां तो ये बेसिकली कर्टेल करने की कोशिश की गई है कि एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो भले ही प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, आप करिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में करिए ताकि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि मुंबई में विरोध प्रदर्शन सुबह से ही जारी है, जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। वहां पर पुलिस बल भी कम नहीं है, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है जो सुबह से ही कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले चुके हैं। समझाने बुझाने की भी कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच राजनीति भी तेज है। वहां पर बड़े नेता पहुंच रहे हैं। अब ये दरअसल इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं या और ज्यादा भड़काने की, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दा ये हमेशा से ही सुलगता रहा है महाराष्ट्र में, खास तौर पर अब हाल फिलहाल जिस तरह की घटनाएं हुई जिसमें दुकानदारों को पीटा गया, उनसे कहा गया कि वो हिंदी नहीं बल्कि मराठी में बोले, तो ये मराठी अस्मिता का सवाल लेकर अक्सर यहाँ पर इसी तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं और आने वाले वक्त में भी होते रहेंगे। और जैसा कि हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि ये मराठी विवाद जल्द सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी भी एमएनएस के समर्थन में आ गई है। इस मुद्दे पर दरअसल ये दोनों धड़े एकजुट हो जाते हैं, एक ही स्वर में बोलते हैं और ये कहते हैं कि मराठी अस्मिता का सवाल है, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है और इस पर हम मुखर होकर बोलेंगे। और यही शायद ये प्रदर्शन की एक बड़ी वजह है। मंजूरी लेकर मोर्चा निकाला जा सकता है, कहा जा रहा है कि ऐसे जो प्रदर्शन है आने वाले वक्त में भी होते रहेंगे। लेकिन विद्या, फडणवीस सरकार का इस पर क्या एक्शन है? क्या सिर्फ पुलिस बल को वहां पर भेज देना इतना ही काफी है या फिर एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संदेश देना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा? जी देखिए, फडणवीस अगर आप पिछले कुछ दिनों से याद करें तो जब से ये इंसिडेंट जून 29 को हुआ था जिसमें कि एक जो गुजराती बिजनेसमैन थे उनको पीटा गया था, उसके बाद से ही वो लगातार एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि अगर ये गुंडागर्दी नहीं सहेगी, एक तो ये, दूसरा ये कि अगर जिस तरीके से ये हो रहा है, न ये सरकार मराठी पब्लिक के खिलाफ है, न मराठी के खिलाफ है, लैंग्वेज के खिलाफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप समझिए इस बात को कि इलेक्शन कुछ दिनों में है, जो चुनाव है उसमें मराठी वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश जहां ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, वहीं बीजेपी को भी कोशिश करनी है ताकि वो ये वोट नहीं खा रहे। तो दोनों तरीके से आप देख लीजिए, ये यहाँ एकनाथ शिंदे गुट के लोग यहाँ आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रताप सरनाईक आए और उन्होंने मिलकर बात करने की कोशिश की, क्योंकि उनका भी बेस तो मराठी वोट बैंक ही है और एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये मराठी अस्मिता के नाम पे इस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज उनके वोट बैंक को ले जाएं। तो यही वजह है कि इस वक्त अलग अलग बातें सरकार की तरफ से देखने को मिलती हैं। कहीं जहां फडणवीस कह रहे हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं सही जाएगी, वहीं जो एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता के नाम पे ये जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें होने दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से आप देख लीजिए पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहें, कोई दिक्कत ना हो किसी को। यहाँ पर आके उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग यहाँ समझने को तैयार नहीं है इस बात को। ठीक है, और इस पूरे मुद्दे पर राजनीति किस तरीके से तेज है, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, उनके जवाब में क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। तुम्हें परत क्या चलना है? महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा
कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। तो एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी सरकार में है। एकनाथ शिंदे जी का अगर आज तक का जो राजनीति अगर हम देखें तो वहां पे मराठी मानुस का आवाज बन के उन्होंने बाला साहेब ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में वहां पे काम किया है। लेकिन अगर आज देखें बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर होने के कारण कहाँ पे तो जो पुराना आग है, जो आग हम सबको दिखता था, वो आज एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से मराठी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो आग अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा। शायद बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत बड़ा है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी से पूरे देश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क फैलाने वाले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में कई लड़कियों का धर्म बदलवाने का पता चला है, साथ ही करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आई। छांगुर बाबा को कई इस्लामिक देशों से मिली विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। अब यूपी में छांगुर बाबा के धर्मांतरण वाले साम्राज्य की सफाई में प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में आज यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चला। धोखे जालसाजी से बनाई गई करोड़ों की कोठी को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जलालुद्दीन की गतिविधि राष्ट्र विरोधी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और धर्मांतरण कराने वालों पर कठोर कार्रवाई आगे भी इसी तरह से की जाती रहेगी। सैकड़ों लोगों को धर्मांतरण कराकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले छांगुर बाबा पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कई राज्यों में फैले उनके नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनके करीबियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। साथ उसके घर ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज पुलिस की टीम कई बुलडोजर के साथ यूपी बलरामपुर में बने छांगुर बाबा की कोठी पर पहुंची। करोड़ों की कोठी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा जिस पर एटीएस का शिकंजा कसा, अभी 2-3 दिन पहले ही उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। अवैध धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्तियों का मालिक कैसे बना छांगुर बाबा, उसके सहयोगी रहे 3 अन्य लोगों को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पीएसी और पुलिस बल तैनात है। किसी तरीके की आशंकाओं को देख के मद्देनजर ये पुलिस बल तैनात की गई है। सूफी संत की मजार के पास से ये वही कोठी है जहां से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण वाला जाल बुनना शुरू किया। इसी जगह से उसने अपना नेटवर्क फैलाया और कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। जानकारी के मुताबिक ये कोठी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है। इस जमीन पर कब्जे के लिए भी छांगुर बाबा ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा की ये कोठी 3 बीघे में बनी है। इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए लगे। बड़ी बात यह कि छांगुर बाबा की ये कोठी खुद उसके नाम पर नहीं है। अवैध पैसों से, अवैध रुपए की लागत से ये कोठी तैयार की गई थी। आज सुबह से ही जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इसको तोड़ा जा रहा है, अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बंगला, ये कोठी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 जेसीबी की सहायता से गिराया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगातार पहले सुबह जिला प्रशासन ने 3 नोटिस चस्पा किए। 3 नोटिस चस्पा करने के बाद कोई जवाब न मिलने के कारण ये कार्रवाई की जा रही है।
जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे 3-3 जेसीबी लगी हुई है। जिले के आला अधिकारी लगातार इस कोठी का पैमाइश कराने में जुटे हैं कि कहीं भी किसी तरीके से और अतिक्रमण हो उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे बगल में एक कोठी और भी बनी है जहां छांगुर बाबा उनके सहयोगी अन्य लोग रहते थे। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोठी पर नोटिस चस्पा किया था, बेदखली का आदेश भी दिया था। एक दिन पहले भी पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी, लेकिन बाबा के परिवार वालों के विरोध के चलते मकान की पैमाइश नहीं हो सकी। तनाव के बीच पुलिस दूसरे दिन भारी दलबल के साथ पहुंची और मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने किसी तरह से मेन गेट खुलवाया और छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। ये एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए, उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये इस क्रम में जो भी जहां पर भी सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहां पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये वही कोठी है जिसमें जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। 5-6 साल में छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति कमाई, पूरे देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया। अब उसके एक एक कारनामे का पर्दाफाश हो रहा है। छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला साम्राज्य तेजी से ध्वस्त हो रहा है। छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और कहा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपित और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के रुख और यूपी पुलिस के एक्शन से साफ है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क अब पूरी तरह से तबाह होगा। धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। यूपी के बलरामपुर से सुजीत के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक, आज तक। साफ है कि धर्मांतरण का इतना बड़ा नेटवर्क चलने के लिए छांगुर बाबा ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था। पता यह भी चला है कि वो जिन लोगों को धर्म बदलवाता था उन पर भी दबाव बनाकर अपने नेटवर्क में शामिल कर लेता था, जैसे उसने नसरीन के साथ किया। धर्मांतरण का